देखिए, जिस हालातों में मेरी बहन जितनी मजबूती से लड़ रही है, इसे देख के ये सिद्ध होता है कि आने वाला समय हमारा होगा, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। तुम कितने भी अन्याय कर लो, मैं आपके उत्तर प्रदेश के एक महापुरुष चौधरी चरण सिंह एक कहावत बताता हूं कि जब जब भी SC, ST, OBC और मिनोरिटी के लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें 100% स्टेज पे अपना राज कायम किया, और राज जब किसी का कायम होता है तो उसकी 100% उसकी बात सुनी जाती है, उसके लोगों को चैन आराम से सोने दिया जाता है। मेरे से पूर्व में मेरे भाई चंद्रभान, एडवोकेट चंद्रभान जी ने कई बातें ऐसी बताई कि लेटरल एंट्री, बहन जी, लेटरल एंट्री, असलियत में उस लेटरल एंट्री का विरोध किसने किया? यही दिल्ली के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटियों के, जिन्होंने किया। चाहे आनंद तेल तुमड़े साहब हो, डॉक्टर अंबेडकर साहब के रिश्तेदार हैं, चाहे रतन जी हो, चाहे डॉक्टर रितु जी हो, चाहे लक्ष्मण यादव जी हो, इन्होंने देश को बताया कि एक चोर एंट्री लेके आ रहे, चोर दरवाजे से अपने लोगों को IAS बनाना चाहते हैं। और पहली IAS कौन बनी? लोकसभा स्पीकर की बेटी, ओम बिरला की बेटी, हमारे राजस्थान से आते हैं। योग्यता नहीं थी मगर IAS बन गई। इसे ये सिद्ध होता है कि ऐसे लोग यदि IAS बनेंगे तो वो संविधान के ऊपर काम नहीं करेंगे, वो अपने आकाओं के लिए काम करेंगे, चाहे आका उनका गवर्नमेंट में हो चाहे ना हो। तो इसलिए ये देश को बहुत बड़ा खतरा है, इन लोगों से बचना है। ऐसे कोई भी इस संविधान को अगर छेड़ने की कोशिश करते हैं तो इनका खुल के विरोध करना है। दूसरी बात, मिशन सेव कंटिन्यूएशन, मोहम्मद प्राचा साहब ने जो हमें दिया है ये बहुत बड़ी है। आज हमारे पास एक ही चीज की कमी है कि लीगल एडवाइजर नहीं है। सही वकील सेटअप करते हैं, फीस देते हैं मोटी, 1,50,000 2,000 जैसा भी केस होता है, मगर वो भी आखिरी में सेटअप हो जाता है। और प्राचा साहब तो ऐसी सिचुएशन लेके आए कि फ्री में ही सेवा दे देंगे, आप तो बदलाव के लिए लगे रहो। और हमारे भाई साहब ने बता भी दिया कि राजस्थान में आपको लेके जाएंगे, और राजस्थान में भी साहब वहां लेके जाएंगे। अभी तो आपने दिल्ली देखी है, गाँव में बड़े गरीब लोग रहते हैं, ढाणी में रहते हैं, मगर बड़ी मस्ती से रहते हैं। ये तो हम तो कानून पे विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादातर लठ पे विश्वास करते हैं, और वहाँ कोई मनुवाद या मनुवादी भाषा नहीं बोलता है, ठीक है ना। गाँव में जब जाता है, क्यों? जो लठ पे विश्वास करता है वो फिर कानून पे थोड़ा कम विश्वास करता है। लेकिन हमारी सोच है कि धीरे धीरे हमारे वो भाई भी देश के संविधान को जाने, उनके बच्चे भी विदेश जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में आए। लेकिन ऐसी भावना अगर देश में होगी तो कौन अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजेगा? बताओ, डॉक्टर रितु का क्या कसूर था? अच्छा दिखना, 5 भाषा बोलना, अच्छे से बात करना, अपने आप में इंटेलिजेंट होना, देश की बात करना, क्या गलत बात है? लेकिन यही बात उस मैडम को नागवार गुजरी कि पीढ़ियों से जो लोग हमारे सेवा करते थे, पैरों की जुत्ती के समान थे, आज वो लोग यहाँ तक आ गए, उनको रोका जाए। मगर ये सच है कि इस देश में एकलव्य तो पैदा होंगे, हर बार होंगे, हर दिन होंगे, लेकिन द्रोणाचार्य पैदा नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। द्रोणाचार्य चला गया, वो एक था, एकलव्य का अंगूठा ले गया, बाकी और अंगूठा नहीं लेने देंगे। ये सच है कि इस हिंदुस्तान की भारत की यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे द्रोणाचार्य बैठे हैं। चाहे रोहित वेमुला साहब मान लो, उनकी हत्या हुई, वो सुसाइड नहीं, उनकी एक हत्या थी, सोची समझी साजिश के तहत। ये हालात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ज्यादा से ज्यादा जो वाइस चांसलर हैं वो SC से, OBC से, मिनोरिटी से आते ही नहीं है, क्योंकि वो बनते ही नहीं है। एक तो हमारे प्राचा साहब जैसे ईमानदार लोग होते हैं तो वो फिर सच्चाई की बात करते हैं, वो उनको नागवार गुजरती है, तो इसलिए वो हमारे लोग वहां तक पहुंचते नहीं है, और ये न्याय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही एक सोच है। मिनोरिटी का जिस प्रकार से हालात देख रहे हो, तभी तो जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जो अच्छे संवैधानिक, चीफ मिनिस्टर जैसे पदों पे, वो कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई? ये मुल्क तुम्हारे बाप का है, क्यों चले जाएंगे? यही रहेंगे, यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था तो 1947 में जाते थे, जा सकते थे, उनके पास ऑप्शन था, या तो आप पाकिस्तान जा सकते हो, हिंदुस्तान में रह सकते हो। जिन भाइयों ने पाकिस्तान जाना था वो चले गए, और जो यहाँ रहे, इस देश के लिए मरे, इस देश के लिए मिटे, वो यहीं के निवासी और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। चाहे तुम कितना भी
निगेटिव हवा फैला लो। ये धीरे धीरे जो नौजवानों को आपने बेरोजगार करके जो एक पाखंड में फंसाया है, हिंदूवाद हिंदूवाद, ये है क्या? ये हिंदूवाद है क्या? ये सिर्फ नौजवानों को रास्ते से भटकाने का तंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू गांव तो बना के दिखा दो, हर एक घंटा बस आके दिखा दो, 1 घंटा उस गांव में रह के दिखा दो। ये हालत है आपकी। देखिए जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से, मैं पॉलिटिशियन बात नहीं करूंगा, जो आपके मजबूत सतम थे राजनीतिक के, चाहे वो लालू यादव जी का परिवार हो, चाहे वो शरद यादव जी का परिवार हो, चौधरी चरण सिंह जी का परिवार हो, हरियाणा के चौटाला साहब को परिवार हो, उनको टारगेट कर करके भून दिया गया, टारगेट करके राजनीति खत्म कर दी गई है। और कोई अड़ा तो उसके लाठियां मारी हैं। आपने सुना था अभी राजा साहब के पास तो केस है मनीषा वाल्मीकि का। मनीषा वाल्मीकि के केस में पहले जब जयंत चौधरी अपने घर से निकला 8 गाड़ियां लेके, और उसमें मैं भी एक साथ में था, कि हम जाएंगे लड़ेंगे। मैंने कहा साहब हम क्यों लड़ेंगे, बेटी दलित की है। बोल नहीं, मेरे दादाजी को जब भी प्रधानमंत्री होना है सबसे ज्यादा योगदान दलितों का था, और सबसे ज्यादा उससे ज्यादा योगदान मुसलमानों का था। हमारी गलती हुई, मेरे बाप को हम 2013 में कमरे में बंद रह गए। अगर मुजफ्फरनगर में चले जाते तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। हम हमारे लोगों को भी समझा लेते और सरकार में भी हिस्सेदारी कर लेते। उनका साहब बहुत बढ़िया। नोएडा में जाते जाते बाईपास पे जयंत चौधरी को लाठियां मारी गई है। ये हालत है कि आप नहीं आ सकते साथ में, मगर वो नौजवान आया, साथ में गया, वहां तक पहुंचा। जिस प्रकार मनीषा जी के बारे में फैलाया गया कि ये परिवार राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक करने वाला परिवार है, कुछ पाना चाहता है, हमने उस परिवार की हालत देख के, उस परिवार के पास न तो बेचारे के बस पाने के लिए है न खोने के लिए, बिल्कुल एकदम जीरो परिवार। ये हालात है। तो मैं, मेरी बहन जिस शेरनी की तरह लड़ रही, एक बार पुनः ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहन जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपका पूरा देश, पूरा सुधर समाज आपके साथ खड़ा है। और मेरे भाई ने कहा ना, अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तो राज करने की जरूरत है। बहन जी राज में आ जाना अपने गाँव में, अपनी माता बहनों, अपने भाइयों के बीच में। क्यों अपने को जरूरत नहीं है, लीगल एडवाइजर अपना फ्री है, वोट अपने हैं ही, पैसे लगाने के लिए तुम्हारे भाई हैं, ठीक है ना। जाटों के पास पड़ा क्या काम आएगा, काम तो कुछ आना ही नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। तो उनको भी समझ आ गया कि हमारे भाइयों को बढ़ाना है। नहीं, मैं सच में जाट हूं, मैं सच कहता हूँ, हमारे में बुद्धि होती तो हम राज के मालिक ना होते यार, नहीं होते क्या। 23 साल का भगत सिंह तुम्हारा शहीदी दे के चला जाता है, और उसी हिंदुस्तान में उसको लोग आतंकवादी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्यों? तुम्हारे राज्य में हिस्सेदारी नहीं। सिर्फ 3% जातों में दलाल है, उनका थोड़ा बहुत है सिस्टम, बाकी नॉर्मलों का कुछ नहीं है। वो तो आपको पता ही है। अब यूपी से बालियान पकड़ रखा है, एक वो IAS बन गया। मैंने कहा पढ़ लिख के तो IAS बन गया। पहले बात तो जाके घर में IAS बनना मुश्किल होता है, तेरे बाप ने कितना पढ़ाया होगा, और तो अभी किसके चुंगल में फंस रहा है। वो कह रहा है कल परसों कि नहीं ये वो अजीत सिंह बड़ा नेता था। मैंने कहा अजीत सिंह किसानों का नेता था हमारा, तो कितनी भी कह ले कौन सुनने वाला है कोई आज तक आपराधिक मुकदमा राजा साहब ये सुना हो कि RLD पे कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। हाँ, ये थोड़ा चेंज जरूर है कि हम समय के साथ थोड़ा समझौता करेंगे। अब मुकदमे तो झूठे लगा रहे हैं। अब कल में हमारी बहन पे 50 मुकदमे लगा के छोड़ देंगे, हम कहते हैं बहन अपराधी है। नहीं है भाई, हमारे साथ है, हम साथ हैं बहन के, तो इनका राज रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखिए जब जब भी ये न्याय तो मिलेगा, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरी बहन को पूरे देश में घुमाएंगे, ठीक है ना। जैसे साहब काशीराम जी ने अपना आंदोलन उठाया और 5 बार बहन जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया था उत्तर प्रदेश की, ऐसे ही आप चीफ मिनिस्टर बना देना राजस्थान में जाकर, तमिलनाडु में जाके बना देना, हरियाणा में जाके बना देना, ठीक है ना। और खास तौर से जाट जो है सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है, वो अपनी इज्जत से करता है, और इज्जत किसको मानता है? अपनी बहन बेटी को मानता है। उसके लिए न जाने कितने जाट घरों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, बेपरवाह हो गए, लेकिन उन्होंने